थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। बॉन्ड एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? जेई मेन, जेई एडवांस, नीट की बात करो, हर जगह से बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखना है। ये बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है? कोई एक गैसियस मॉलिक्यूल है, पहले ध्यान सुनोगे, कोई एक गैसियस मॉलिक्यूल है और उस गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ करके उसके गैसियस एटम में ले जाना है। यानी एक गैसियस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, और डिसोसिएट किस में करना है? उसके गैसियस एटम्स में करना है। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना एनर्जी चाहिए, जितना एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी कौन सा? एवरेज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके गैसियस एटम्स में तोड़ने के लिए। उसको हम कहेंगे उस बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी। दो तीन बातें जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो भाई, CH4 हमारे पास एक गैसियस मॉलिक्यूल है और इसमें CH के 4 बॉन्ड हैं, CH के 4 बॉन्ड हैं। अब हमें CH का बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो CH के तो 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट देना पड़ेगा वो बराबर नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। मान लो कि पहला वाला जो CH बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो है A यूनिट, दूसरा बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए B यूनिट, तीसरा के लिए C और चौथा के लिए D यूनिट बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए CH ही बॉन्ड है, लेकिन CH 4 बॉन्ड है, चारों को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगा, बल्कि चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बॉन्ड यदि आप तोड़ते हैं तो अब एनवायरनमेंट पूरे मॉलिक्यूल में चेंज कर जाता है, और जब एनवायरनमेंट चेंज करेगा तो बॉन्ड को, अगला जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब CH का हमको बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, तो CH का बॉन्ड एंथैल्पी के लिए ना जितना भी आपने एनर्जी दिया हुआ है सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, CH के 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसका एवरेज ले लो। और तोड़ना किस में है? उसके गैसियस एटम में, उसके गैसियस एटम में। कार्बन का गैसियस फॉर्म और हाइड्रोजन का भी गैसियस फॉर्म, एटम के फॉर्म में हमने उसको तोड़ देना है। तो CH का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? देखो लिख रहे हैं BE, B का मतलब क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। किस बॉन्ड का? CH बॉन्ड का। ऐसे लिखते हैं BE फॉर बॉन्ड एंथैल्पी, CH बॉन्ड का। जितना भी इंडिविजुअल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी उस मॉलिक्यूल में लगा, अब सारे ही बॉन्ड तो CH का ही है, क्या एनर्जी लगा? तो A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड पर कितने बॉन्ड है? तो 4 बॉन्ड है। तो एवरेज जो बॉन्ड एंथैल्पी हुआ एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई 4 के बराबर हुआ। इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। यानी किसी एक मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एक से ज़्यादा बॉन्ड उपलब्ध है, तो जितने भी बॉन्ड हैं सबको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसका एवरेज ले लो, उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी उस पर्टिकुलर बॉन्ड का। तो CH का बॉन्ड एंथैल्पी हमें ये मिल गया। बात समझ में आई? क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए बॉन्ड प्रेजेंट इन ए गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम्स। इनटू गैसियस एटम, मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं बल्कि गैसियस एटम्स में तोड़ना है। तो उसको हम लोग AVG का मतलब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं? अब ये देखो लास्ट में लिखा, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल में ही हम बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, लगाते हैं। यानी लिक्विड और सॉलिड के लिए यह कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 गैस से और H2 गैस में H और H के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है यार, तो जब एक ही बॉन्ड है H और H के बीच में, तो उसको एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहो या बॉन्ड एंथैल्पी कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि नहीं? एक ही बॉन्ड है, एवरेज तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर कि एक ही मॉलिक्यूल में एक ही तरह का एक से ज़्यादा बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पर H और H के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कहो या बॉन्ड एंथैल्पी कहो, एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहो, सब बात सेम होगी। तो H2 गैस में जो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको हमको तोड़ना है उसके गैसियस एटम में। तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम लोग HS बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे।
है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जितना एंथैल्पी का चेंज होगा मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं, यदि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा बी बॉन्ड एंथैल्पी किसका, HH सिंगल बॉन्ड का, जो कि इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है कौन, H गैस है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, स्टैंडर्ड कंडीशन में H2 गैस का। लेकिन आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 गैस का बाई कन्वेंशन 0 के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और मिल रहा है क्या भाई, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H गैस का बॉन्ड एंथैल्पी H के रिस्पेक्ट में मिला, क्या मिला, तो बॉन्ड एंथैल्पी H का एंड डिवाइड बाय 2, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, O2 गैस है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, गैस होता है, और हमें बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है OO डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा। क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैसियस एटम्स में इस मॉलिक्यूल को हम तोड़ देंगे, बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया उसी मॉलिक्यूल के उसके गैसियस एटम्स में। तो यहाँ पर भी ये जो डबल बॉन्ड है वो एक ही तरह का है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या सिखाया था, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड का जो होगा इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, जो कि लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में O गैस का एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में O2 गैस का, है कि नहीं। लेकिन बाय कन्वेंशन O2 गैस का माना गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना, 0। तो यहाँ से एकदम सिमेट्रिकल वे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में O गैस का बॉन्ड एंथैल्पी O डबल के रिस्पेक्ट में आ गया। क्या लिखोगी, बॉन्ड एंथैल्पी OO डबल बॉन्ड का एंड डिवाइड बाय 2, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसी तरह से अगर डायरेक्ट हम तुमसे पूछें सिमिलरली कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में N गैस का कितना होगा, तो N गैस का किससे फॉर्मेशन होगा, N2 गैस से। N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में क्या आंसर होगा, बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड एंड डिवाइड बाय 2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N गैस का बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में क्या हम लोग किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए अभी तक 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। पहला फार्मूला एंथैल्पी प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी रिएक्टेंट का, ये फार्मूला कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट एंथैल्पी हम किसी भी सब्सटेंस का निकाल नहीं सकते। दूसरा फार्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला यही है। तीसरा एक और फार्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट्स का माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर रिएक्टेंट पहले था, प्रोडक्ट बाद में था। तो 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा वाला फार्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो पढ़ा था। क्या फार्मूला है भाई, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में फार्मूला, यह सूत्र नहीं महासूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
इसको एकदम बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना है। बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट्स का, पहले यहाँ रिएक्टेंट है और बाद में प्रोडक्ट है, ये भी खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है ना। बॉन्ड एंथैल्पी का समेशन रिएक्टेंट्स का माइनस बॉन्ड एंथैल्पी का समेशन प्रोडक्ट्स का, मतलब रिएक्टेंट में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो बॉन्ड है सारे ही बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी को जोड़ दीजिए और उसमें से प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला है, हम तभी इस्तेमाल करेंगे जबकि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब का सब गैसियस फॉर्म में हो। अगर एक रिएक्शन में कोई एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में हुआ तो ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं है। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब का सब गैसियस फॉर्म में हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस फार्मूले का यूज़ हम तभी करेंगे जबकि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब का सब गैसियस फॉर्म में हो। एक भी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होगा तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए है, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं है बच्चों। चलो समझते हैं न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। C2H4 गैस, H2 गैस ये रिएक्टेंट है और C2H6 गैस प्रोडक्ट हमारे पास बना। डेटा दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, H सिंगल बॉन्ड का, CC सिंगल बॉन्ड का और CH सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया। कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा देता है तो पर मोल में देता है, अर्थात एक मोल उस बॉन्ड को तोड़ने में एवरेज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वह डेटा दिया हुआ रहता है। किसमें? पर मोल, किलोजूल पर मोल एटसेट्रा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो देखो भाई क्या करेंगे, कभी भी गैसियस मॉलिक्यूल है और उसमें बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया तो सर्वप्रथम दिमाग में तो ये आ गया कि बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में से बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो C2H4 इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH 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 CH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना काफ़ी जानते हैं। H2 का H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रोडक्ट में क्या है C2H6, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और CH इधर 3 बॉन्ड, CH इधर 3 बॉन्ड। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देने से पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में कितना है। जैसे C2H4 में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड जो हैं वो कितने हैं? 1 हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का देखो भाई, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में पहले कौन लेंगे? C2H4 के जितने भी बॉन्ड एंथैल्पी है तो बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हमने यहाँ पर लिखा। और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड एंथैल्पी को और जोड़ा किसमें? तो बॉन्ड एंथैल्पी CH का, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी CH का। कितने बॉन्ड है? तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है CH का, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई, जितने भी बॉन्ड रहेंगे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर बॉन्ड का, CH बॉन्ड के 4 बॉन्ड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या है? एक रिएक्टेंट H2 है तो इसमें H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी HH का, बॉन्ड एंथैल्पी CH का 4 टाइम्स और बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड है। तो तीनों जो हमने यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी लिखा है सबको जोड़ देंगे। ध्यान रखना है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि CH के 4 बॉन्ड है। ये रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी का समेशन हुआ। इसमें से माइनस करेंगे किसका? प्रोडक्ट का जो बॉन्ड एंथैल्पी है। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है C2H6, इसमें बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है। और CH के कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड एंथैल्पी CH का और मल्टीप्लाई भी किया किससे? 6 से, क्योंकि ऐसे ऐसे CH के इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं? 6 बॉन्ड। तो प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी को इधर हमने जोड़ दिया।
सबका डेटा पुट कर दिया, जितने भी डेटा था बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 500, CH का दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी 400, HH का दिया हुआ यहाँ पर देखो 300, वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब कुछ जोड़ दिया रिएक्टेंट वाला, और इसमें से प्रोडक्ट वाला घटा दिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहीं है 200, CH का सिंगल बॉन्ड कहीं है CH का 400, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट का हुआ, ये रिएक्टेंट का हुआ, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को हमने माइनस कर दिया, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया -200 किलोजूल पर मोल, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी वाला क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ ए गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन फिर से दिया और उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। जितने भी बॉन्ड इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है सबका बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया हुआ है। तो जैसे ही देखा कि क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया, वैसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें फार्मूला लगाना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का, है कि नहीं। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर फार्मूला तो लिखना ज़रूरी है ना। N2 का लिखा, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, H के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऐसे ऐसे कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 बॉन्ड होंगे। NH3 का हमने फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा, NH के 3 बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड, और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं तो 2। तो NH के एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है, तो 2 मॉलिक्यूल में 3 नहीं बल्कि 3 दूना 6 बॉन्ड होगा NH का, ये ध्यान रखना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट NN ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, बॉन्ड एंथैल्पी HH का 3 बॉन्ड है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्टेंट का हुआ माइनस प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के लिए NH का बॉन्ड कितने, तो 1 2 3, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 3, मॉलिक्यूल 2, तो 3 दूना 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी NH का। ये ध्यान रखना जरूरी है, बहुत बच्चा 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, 3 और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड NH का एक मॉलिक्यूल में, तो 2 मॉलिक्यूल है, 3 दूना 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। बाकी तो वैल्यू पुट कर दिया, NN ट्रिपल बॉन्ड का डेटा दिया हुआ है 500 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी, HH का भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दिया, NH का भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दिया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया, और फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, आया आंसर -700 किलोजूल पर मोल। तो बड़ा आसान होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सबसे पहले देखो कि सब गैस में है कि नहीं, अगर गैस में नहीं है, लिक्विड या सॉलिड में है, तो डायरेक्टली उस फार्मूले को, बॉन्ड एंथैल्पी वाला फार्मूला को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग जिसमें कि अगर सॉलिड आ जाए या कोई लिक्विड आ जाए और उसको बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा हमको इस्तेमाल करना ही करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया, 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2O लिक्विड, और डेटा दे दिया बॉन्ड एंथैल्पी का, HH सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, OO डबल बॉन्ड, और ये दिया है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, VAP का मतलब वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन H2O लिक्विड का 200 किलोजूल पर मोल, मतलब 1 मोल H2O लिक्विड को गैस में करने के लिए, वेपोराइजेशन का मतलब क्या, लिक्विड है और उसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल H2O लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए जितना एंथैल्पी का चेंज होगा वो है 200 किलोजूल, है कि नहीं, वो दिया हुआ है। अब चूंकि इस रिएक्शन में जो डेटा दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया है, तो हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा इस्तेमाल तो करना है भाई, लेकिन दुविधा है। क्या दुविधा है, अभी हमने बताया था कि बॉन्ड एंथैल्पी वाला फार्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो था, उस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका सब गैसियस फेज में होना ज़रूरी है। ज़रा देखते हैं, गैस है, गैस है, क्या ये गैस है, नहीं, लिक्विड है, यानी डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का डायरेक्टली हम लोग इस रिएक्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक स्पेसिस जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड है, गैस नहीं है। फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे, ऐसा कुछ मैनिपुलेट करेंगे जिससे कि रिएक्टेंट भी सारा का सारा गैस हो जाए और प्रोडक्ट भी सब का सब गैस हो जाए, तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा हम इस्तेमाल करेंगे।
उसके लिए एक और एक्स्ट्रा डेटा दिया ना, क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन H2O लिक्विड का, यानी H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्जन के लिए डेल्टा H का वैल्यू हमें दे दिया। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जबकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक जो है वो लिक्विड या सॉलिड है, तो दिया हुआ एक्स्ट्रा डेटा से कुछ ऐसा करो कि वो भी गैस हो जाए, फिर बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसा ही किया। ये रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ था 2H2 + O2 2H2O लिक्विड, ये तो दिया ही हुआ है, जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 कह दिया। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमको पता नहीं है। पहला रिएक्शन लिखा, पहला इक्वेशन लिखा, रिएक्शन को हम इक्वेशन कह रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, तो 1 मोल H2O लिक्विड को 1 मोल H2O गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो कितना होगा, 200। लेकिन यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, तो 2 मोल H2O लिक्विड हो गया ना। 1 मोल के लिए 200, तो 2 मोल के लिए 2 दूना 400, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 किलो जूल। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H का वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाता है। ये तो सिखाया ही था। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए किया बच्चों ताकि दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें तो ये H2O लिक्विड, ये H2O लिक्विड जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। यदि कैंसिल हो गया ये H2O लिक्विड तो लेफ्ट में भी सिर्फ गैस बचेगा और राइट में भी सिर्फ गैस बचेगा। अब लेफ्ट में भी गैस है, राइट में भी गैस है, तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा हम इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन जो है रिएक्शन नंबर 3 है और इसका डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H3 है कि नहीं, नॉट लगा रहा है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो देखो ऐसे किया हमने, उस H2O लिक्विड को एलिमिनेट कर दिया रिएक्शन से। कैसे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के डेटा से। ध्यान रखना है 1 मोल का डेटा दिया लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एलिमिनेट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए 2 चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए सेकेंड वाले के लिए डेल्टा H का वैल्यू भी जो दिया था 200 नहीं बल्कि 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 400 किलो जूल हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दिया तो H2O लिक्विड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब रिएक्शन इधर वाला और इधर वाला हमने जोड़ दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो तीसरे वाले रिएक्शन में देखो गैस है, सब गैस है। अगर इस तीसरे रिएक्शन का डेल्टा H3 कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, 2 रिएक्शन को जोड़ने के बाद तीसरा रिएक्शन आया है ना, 2 रिएक्शन को जोड़ने के बाद तीसरा रिएक्शन आया है, तो तीसरे रिएक्शन का एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो जिन जिन रिएक्शन को जोड़े उनके एंथैल्पी के समेशन के बराबर होगा, यानी डेल्टा H3 = डेल्टा H1 + डेल्टा H2। अब जरा देखो डेल्टा H3 यदि मिल जाए, डेल्टा H2 तो तुम्हारे पास दिया हुआ है, डेल्टा H3 यदि इस रिएक्शन के लिए मिल जाए तो डेल्टा H1 कैलकुलेट करना है, वो इस फार्मूले से हमको मिल जाएगा। अब ये तीसरा रिएक्शन का डेल्टा H3 कैसे कैलकुलेट करें, अरे डेटा से जो बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया है अब तो लगा ही सकते हैं। इस रिएक्शन का तीसरे रिएक्शन का यानी डेल्टा H3 कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का। तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में कौन है, HH सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड है, 2 से गुना कर दिया। O डबल बॉन्ड एक ही है, रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट का घटाओगे, कौन सा बॉन्ड है H2O में, H2O का स्ट्रक्चर आता है ना, H2O 2 H बॉन्ड है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 H बॉन्ड है। मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है, ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 दूना 4, ध्यान रखना है। तो 4 बॉन्ड एंथैल्पी किसका, OH बॉन्ड का। अब जो डेटा दिया हुआ है HH का, O डबल बॉन्ड और OH बॉन्ड का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो डेल्टा H3 नॉट का यानी तीसरा वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू आ गया -1100 किलो जूल। ये आंसर नहीं हुआ, हमें तो कैलकुलेट करना है डेल्टा H1 नॉट, ये कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है जो कि डेल्टा H नॉट माना है। ये कैसे निकालेगा, तो डेल्टा H1 नॉट हमें निकालना था, डेल्टा H3 नॉट आ गया -1100 आया हुआ है, डेल्टा H1 नॉट हमें नहीं पता, डेल्टा H2 नॉट 400 किलो जूल पता है, डेल्टा H1 नॉट का वैल्यू आ गया -1100 -400 -1500 किलो जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। एक गैसियस मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसका बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है।
तो बॉन्ड एंथैल्पी एक गैसियस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर बॉन्ड का हम कैसे कैलकुलेट करें, बढ़िया से इसको देखोगे। क्वेश्चन में कह ये रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कितना होगा C2H6 गैस में, जबकि डेटा दे दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में C2H6 गैस का, बॉन्ड एंथैल्पी H सिंगल बॉन्ड का, बॉन्ड एंथैल्पी CH का दिया है, और कार्बन ग्रेफाइट, Gr का मतलब ग्रेफाइट, स्टैंडर्ड कंडीशन में कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ACB का मतलब सब्लिमेशन, यानी कार्बन ग्रेफाइट जो है सॉलिड होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, एंथैल्पी का चेंज होगा, उसका डेटा दे दिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें कि एक गैसियस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले उस गैसियस कंपाउंड में जिसमें कि बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है उसके गैसियस एटम में तोड़ दोगे। जैसे किसमें पूछा, C2H6 गैस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी पूछा, तो C2H6 गैस को उसके गैसियस एटम में तोड़ दो, तोड़ के लिख दिया 2C गैस एंड प्लस 6H गैस, है कि नहीं। अब ये एक रिएक्शन बन गया, इस रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी के हेल्प से हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब गैस है, गैस है, गैस है, और इसमें भी सब गैस है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लिया डेल्टा H0 है, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से निकालना है, कैसे निकालोगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में C2H6 में कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है और CH का 6 सिंगल बॉन्ड है, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी लिखा माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी। कार्बन ये ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म गैसियस एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, इसमें कोई बॉन्ड नहीं, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसका 0, और H गैस का भी बॉन्ड एंथैल्पी 0, यानी कोई एक एलिमेंट अपने गैसियस फॉर्म में होता है तो वहाँ कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी कोई पूछे तो बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू 0, बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू 0। अब ज़रा ध्यान से देखो, यदि ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आया, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने कह दिया, इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये वाला मिल जाए, तो बॉन्ड एंथैल्पी CH का तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है, ये मिल जाए इस रिएक्शन का, तो बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का आ जाएगा। यानी अब हमारा मकसद है इस रिएक्शन को लाना, इस रिएक्शन को दिए हुए जो इन्फॉर्मेशन और जो दिया हुआ उसके हेल्प से हम कैसे लाएं, है कि नहीं। तो इस रिएक्शन को अब हमको लाना है, कैसे लाएंगे, तो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है ना, उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखने आना चाहिए बढ़िया से। क्या दिया हुआ है भाई, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, C2H6 गैस का। तो जिसका फॉर्मेशन होता है किधर रखते हो, प्रोडक्ट के साइड में रख दिया, जिसका फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के साइड में, C2H6 गैस को प्रोडक्ट के साइड में रखा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, जिसका फॉर्मेशन होता है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बहुत बार सिखाया है, ये नहीं बोलना है। स्टैंडर्ड कंडीशन में किससे फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन ग्रेफाइट से और हाइड्रोजन गैस से, H2 गैस से, कार्बन ग्रेफाइट CGR, कार्बन ग्रेफाइट और H2 गैस से फॉर्मेशन होगा। बैलेंस ऐसे करोगे जैसे कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहे, तो 2 कार्बन ग्रेफाइट एंड 3 H2 गैस, यानी इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा C2H6 का। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है C2H6 का कितना, -85 किलोजूल पर मोल, है कि नहीं। दूसरा इन्फॉर्मेशन और क्या दिया, कार्बन ग्रेफाइट का सब्लिमेशन, यानी कार्बन ग्रेफाइट का 1 मोल लिया, और सब्लिमेशन का मतलब उसको कार्बन गैस में कर दिया, ये सॉलिड है ग्रेफाइट और उसको कार्बन गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो एंथैल्पी का जो चेंज होगा कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा H2 का वैल्यू दे दिया 717 किलोजूल पर मोल। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, उसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखने आना चाहिए। और क्या दिया, बॉन्ड एंथैल्पी किसका, HH का, यानी ये 3 डेटा, एक डेटा ये, दूसरा डेटा ये, तीसरा डेटा ये, 3 डेटा से 3 रिएक्शन बना करके इन 3 रिएक्शन के हेल्प से इसको हमको लाना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी H2 गैस का दिया, HH का, HH सिंगल बॉन्ड का दिया, तो HH सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब H2 गैस को उसके गैसियस एटम में तोड़ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया है। तो H2 गैस को 2H गैस में तोड़ोगे तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा वही तो बॉन्ड एंथैल्पी HH गैस का कहलाएगा। तो H2 गैस को 2H गैस में तोड़ दिया, बॉन्ड एंथैल्पी दिया, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर हुआ 436 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। अब ये 3 रिएक्शन के हेल्प से इस रिएक्शन को हमने चौथा रिएक्शन कर दिया, ऊपर वाला रिएक्शन को चौथा कह दिया और इसको कह दिया रिक्वायर्ड, इसी रिएक्शन को हमको लाना है। इन 3 रिएक्शन के हेल्प से, इन 3 रिएक्शन के हेल्प से ये चौथा वाला रिएक्शन हमको लाना है। हेस लॉ और कौन सा लॉ, लेवोजियर लॉ,
मैनिपुलेट करके दिए हुए रिएक्शन से हम लोग फाइनल रिएक्शन ला सकते हैं, है कि नहीं? तो कैसे लाए भाई? अब जरा देखो, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच 4 कह दिया, इसका भी डेल्टा एच 4 कह दिया, और यही वाला वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच 4, रिएक्शन नंबर 4, तो डेल्टा एच 4 का भी नामकरण 4 कर दिया। तो ये डेल्टा एच 4 यानी इक्वेशन नंबर 4 कैसे मिले? तो क्या करेंगे इन तीनों रिएक्शन में? तो देखो हमको क्या चाहिए, C2H6 चाहिए। कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में है, प्रोडक्ट के साइड में है। किधर चाहिए? रिएक्टेंट के साइड में। पहला रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब क्या? माइनस। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सेम ही है, तो 1 से गुना करेंगे और माइनस करेंगे। रिएक्शन को उलट दिया इसलिए माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है इसलिए 1 से गुना किया। आगे बढ़ते हैं। 2C गैस, ये 2C गैस कहाँ से मिलेगा? दूसरे से मिलेगा, प्रोडक्ट के साइड में, यानी सीधे सीधे जोड़ना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हमने जोड़ दिया इक्वेशन नंबर 2 को, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें 2 चाहिए। इसमें कितना? 1, तो इस रिएक्शन में किससे गुना करना पड़ेगा? 2 में। इक्वेशन नंबर 2 रिएक्शन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2। समझ बात आ रही है? और आगे बढ़ते हैं। 6H, ये कहाँ से मिलेगा? तीसरे रिएक्शन से मिलेगा। 2H है, 6H चाहिए, प्रोडक्ट में ही चाहिए, प्रोडक्ट में ही तो सीधे सीधे जोड़ दिया, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 चाहिए। यहाँ कितना? 2, किससे गुना करेंगे? 3 से, यानी पूरे रिएक्शन में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा एच 3, यानी बेसिकली 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो जैसे जैसे इक्वेशन को आपने लिखा वैसे वैसे उसका डेल्टा एच लिख दो। तो माइनस डेल्टा एच 1, 2 डेल्टा एच 2 प्लस 3 डेल्टा एच 3। डेल्टा एच 1 का वैल्यू दिया है, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3 सब वैल्यू दिया है, वैल्यू को पुट कर दिया। तो डेल्टा एच 4 यानी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच 4 का वैल्यू आपको मिल गया। कितना आया? 2827 किलो जूल। अब ये 2827 किलो जूल आया। अब इसके लिए एक और फार्मूला हमारे पास था, बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यही निकालना है। CH का तो बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, CH का बॉन्ड एंथैल्पी 415, देखो वहाँ दिया हुआ है 415। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ये दिया हुआ था। डेल्टा एच 4 का वैल्यू आ चुका है 2827। बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 2827 माइनस इसको हमने घटा दिया, तो आ गया 337 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन C2H2 गैस। C2H2 गैस में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, और बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस बार दिया C2H2 गैस का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O लिक्विड का दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का दिया, और सब्लिमेशन का डेटा दिया कार्बन ग्रेफाइट के लिए, है कि नहीं? तो किस तरह से हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कैलकुलेट करेंगे? तो थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था कि जिस कंपाउंड में बॉन्ड एंथैल्पी एक पर्टिकुलर बॉन्ड का पूछे, उस कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में तोड़ देते, लेकिन उसके लिए फिर उस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है, डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना दे करके उस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया। अगर दिए हुए डेटा से, दिए हुए एंथैल्पी ऑफ कंबशन के डेटा से यदि इस कंपाउंड का C2H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकें, तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों सेम हो जाएगा और एक ही तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन के डेटा से सर्वप्रथम हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, हिंदी में लिख दिया। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का निकालोगे, किस डेटा से? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या? C2H2 का 1 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होगा, क्या देगा? CO2 गैस देगा और H2O लिक्विड देगा। CO2 गैस देगा और H2O लिक्विड देगा। बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस ऐसे करोगे जिससे कि जिसका कंबशन हो रहा है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो बैलेंस किया तो कार्बन का 2 एटम के लिए यहाँ 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन का 2 एटम ऑलरेडी है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगा। सिखाया था, कोई एक रिएक्शन कंबशन का लिखते हो तो उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और जिसका कंबशन हो रहा है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन C2H2 का क्वेश्चन में दिया है, वो इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट कौन है? CO2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का -394 दिया हुआ है, ये दिस वैल्यू CO2 का, प्लस
H2O लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है -286 रख दिया। H2O लिक्विड का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, CO2 का 2 गुना कर दिया। ये किसका है? प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 गैस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये O2 क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 गैस का कितना होता है? 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा क्वेश्चन में दे दिया -1300, वैल्यू पुट कर दिया -1300, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेटा पुट किया। अब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 गैस का मिल गया 226 किलो जूल पर मोल। अब ज़रा देखो, ये निकालना जरूरी था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का मिल गया, एक डेटा अब ये इस्तेमाल करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कार्बन ग्रेफाइट का दिया हुआ है और एक का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, एक का नहीं बल्कि 2 का दिया है। बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन का दिया है और बॉन्ड एंथैल्पी CH का दिया है, यानी कि 1, 2, 3 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का। इन 4 इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना सीखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का C2H2 में। तो अब जब हम लोग को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 गैस का मिल गया 226 किलो जूल पर मोल, तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम हो गया। अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाया था कि जिस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी पूछे, पहले उस गैसियस कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में तोड़ दो। तो C2H2 गैस को हमने उसके गैसियस एटम में तोड़ दिया। कॉन्सेप्ट को समझोगे, 2C गैस प्लस 2H गैस। अब इसका बॉन्ड एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H4 कह दें, तो डेल्टा H4 का क्या फार्मूला होगा? ये होगा ना बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट का माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का। तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट में अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखोगे C2H2 का, तो कैसे होगा भाई? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इधर CH का एक बॉन्ड, इधर CH का एक बॉन्ड, यही तो C2H2 होता है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, एंड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी CH का बॉन्ड एंथैल्पी कितना? 1 और 1 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एंथैल्पी CH का, ये रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी हुआ। में से प्रोडक्ट का घटाओगे, कार्बन गैस का बॉन्ड एंथैल्पी अकेला एलिमेंटल फॉर्म में है 0, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, तो 0 0 0, यानी बेसिकली डेल्टा H4 मिल जाए इस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास है, ये डेल्टा H4 मिल जाए तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी CH का पता है, क्वेश्चन में दिया है 415, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी हमको मिल जाएगा। तो दिए हुए 3 और इंफॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कार्बन ग्रेफाइट का, बॉन्ड एंथैल्पी HH बॉन्ड का और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का, 3 इक्वेशन ये हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। इन 3 इक्वेशन के हेल्प से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको लाना है। ये 3 इक्वेशन जो हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिखा, इसके हेल्प से ये लाना है। तो रिएक्शन के फॉर्म में अभी लिखना सिखाया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H2 का, जिसका फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के साइड में रखा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, कार्बन ग्रेफाइट। ध्यान रहे कार्बन ग्रेफाइट से स्टैंडर्ड कंडीशन में कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होना चाहिए, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो कार्बन ग्रेफाइट और H2 गैस से फॉर्मेशन होगा। डेल्टा H का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 226 किलो जूल। कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी सॉलिड से गैस में जाएगा, तो डेल्टा H2 का वैल्यू 717 दिया है क्वेश्चन में। और बॉन्ड एंथैल्पी HH का दिया, मतलब H2 को तोड़ोगे 2H में, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर होगा। डेल्टा H3 का वैल्यू 436 किलो जूल, ये क्वेश्चन में दे दिया। ये तीनों के रिएक्शन के फॉर्म में लिखने आना चाहिए बढ़िया से। अब ये 3 रिएक्शन के हेल्प से ये चौथा रिएक्शन लाना है, यही तो करते रहे थर्मोकेमिस्ट्री में, है कि नहीं, मैनिपुलेशन। तो कैसे लाओगे? C2H2 कहाँ है? पहला रिएक्शन में, किधर में है? प्रोडक्ट के साइड में। क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब माइनस, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन तो सेम है तो 1 से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस इक्वेशन नंबर 1। 2C गैस चाहिए, कहाँ है? दूसरे रिएक्शन में, प्रोडक्ट के साइड में ही है, तो सीधे सीधे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन हमें 2 चाहिए, यहाँ 1, तो इस रिएक्शन में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 गुना इक्वेशन नंबर 2। और क्या चाहिए? 2H गैस, कहाँ है? तीसरे रिएक्शन में, और 2H ही है, प्रोडक्ट के साइड में, सीधे सीधे जोड़ दिया इक्वेशन नंबर 3 को। तो डेल्टा H4 अगर कह दे इस रिएक्शन के लिए तो वैसे लिख दिया, माइनस डेल्टा H1 टू डेल्टा H2 और ये डेल्टा H3, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 दिया है, वैल्यू को पुट कर दिया। तो डेल्टा H4 यानी रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H4 का वैल्यू मिल गया 1644 किलो जूल।
अब ये डेल्टा H4 का वैल्यू अभी सिखाया था, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्सचेंज का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2 मल्टीप्लाई बॉन्ड एंथैल्पी CH का रिएक्सचेंज का माइनस प्रोडक्ट का, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस रिएक्सचेंज का माइनस प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट क्या है बॉन्ड एंथैल्पी 0, बॉन्ड एंथैल्पी 0, 0 माइनस कर दिया, और ये किसके बराबर डेल्टा H4 ला चुके हो 1644। अब ये CH का बॉन्ड एंथैल्पी क्वेश्चन में दिया है 415, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया और 1644 में से इसको घटा दिया तो बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का आ गया 814 किलोजूल पर मोल। ऐसा क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है, नीट वगैरह में नहीं पूछता, अगर नीट वगैरह में पूछ भी दे, जेई मेन वगैरह में पूछ भी दे तो बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे जब तुम्हारे पास टाइम बचा हो। खास करके ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वो IIT एडवांस के लिए है, तो IIT एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है ना। तो जो IIT एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास करके ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास होना चाहिए। ये IIT एडवांस का ही क्वेश्चन लिया गया है। तो बॉन्ड एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये रेजोनेंस एनर्जी आप बहुत पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी बहुत बार आता है कि नहीं। कोई एक कंपाउंड है, उसका बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत तरीके से इलेक्ट्रॉन के कन्फिगरेशन से हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो एक कोई मॉलिक्यूल है जिसका कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी से मैच नहीं करता। एक्चुअल मॉलिक्यूल जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उनसे डिफरेंट होता है, और जिसको डिपिक्ट करना पेपर पर आसान नहीं होता, सबका हाइब्रिड होता है। तो देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। एक तो एक्चुअल कंपाउंड है, जैसे मान लो बेंजीन, तो बेंजीन एक्चुअल कंपाउंड हुआ, तो एक्चुअल कंपाउंड का कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। बेंजीन एक्चुअल कंपाउंड हुआ तो एक्चुअल कंपाउंड का कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन आप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल कंपाउंड का कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल कंपाउंड में एग्जैक्टली कितना बॉन्ड है ये हम पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से नहीं आता, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्चुअल कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से आता है, और एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया जाता है, कैलोरीमीटर में। तो ये जो एक्चुअल कंपाउंड है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल, है ना। कौन सा वैल्यू बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल। और एक जो बहुत सारा स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर पता है तो बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। यानी बेसिकली मान लो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल। तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करेगा और ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, है कि नहीं, बात समझ में आई। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेजोनेंस एनर्जी आर का जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाला जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से, एक्सपेरिमेंट से आता है और वह कैलोरीमीटर से आता है। यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल वाला वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पहचाने भी तो आना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू जो होगा वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल। और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा।
theoretical value is calculated for most stable resonating structure using bond enthalpy data। ये देखो लिखा हुआ है theoretical value कैसे निकालेंगे, और experimental value एक्सपेरिमेंट से आता है, दिया हुआ रहेगा। theoretical value मोस्ट स्टेबल resonating structure का आप बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से कैलकुलेट करेंगे। ये आपने कैलकुलेट किया, ये दिया हुआ था, दोनों का जो डिफरेंस है वह रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस, C2H6 गैस एंड C6H6 गैस। इथेन है और बेंजीन है, गैसियस फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन आर -2300, -2800, -5900 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, यानी तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रॉम दियर गैसियस एटम्स। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया, बल्कि इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो डेटा दिया हुआ है फ्रॉम दियर गैसियस एटम्स, उनके गैसियस एटम से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। ये ध्यान में रखना है कि जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है उनके एलिमेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो दिया उनके एलिमेंट से फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं, और वो भी जो एलिमेंट होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में, यानी गैसियस एटम से फॉर्मेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। चलो ये बात क्लियर हुई। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का कैलकुलेट करना है। किसका रेजोनेंस एनर्जी पूछेगा? उसी का जिसका कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अरे जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं पॉसिबल है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए कोई रेजोनेंस एनर्जी नहीं होगी। जैसे C2H4 का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, C2H6 का भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो कभी भी C2H4 और C2H6 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूंकि नहीं होता तो उसका रेजोनेंस एनर्जी नहीं पूछेगा। किसका पूछेगा? बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन का एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया, बॉन्ड एंथैल्पी CH बॉन्ड का दिया हुआ है 400 किलोजूल पर मोल। अब जरा ध्यान से देखोगे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अभी सिखाया था कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का। तो जो क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जो क्वेश्चन में C6H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, कितना दिया? -5900 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। अब थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सा? तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान सुनोगे, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का जो होता है, अभी सिखाया था, बेंजीन का ना मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये है। तो इस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप जो कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से, वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉन्ड एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है क्या? नहीं दिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है? नहीं दिया। CH बॉन्ड का दिया है, CH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है। क्वेश्चन में CH बॉन्ड का दिया है, लेकिन अभी भी दो तरह का और भी बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाए तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दिया है, थ्योरेटिकल वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा कैलकुलेट करना, CC सिंगल बॉन्ड का और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो कुछ और भी तो डेटा दिया, C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, C2H6 का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, उनके गैसियस एटम से दिया। तो उनको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख करके कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वैल्यू दिया? C2H4 का एक्सपेरिमेंटल दिया कि थ्योरेटिकल दिया? अरे भैया, जिसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, दूसरा नहीं होता है, तो उसके लिए आप चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लीजिए या आप कैलकुलेट कीजिए बॉन्ड एंथैल्पी से, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। यानी C2H4 और C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दिया एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल, दोनों सेम ही होगा। जिसका कोई और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहे एक्सपेरिमेंटल का हो चाहे थ्योरेटिकल का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा।
तो चलो भाई ये बात तो पता चला किसका फॉर्मेशन हो रहा है, C2H6 का, जिसका फॉर्मेशन होता है किधर रखते हो, प्रोडक्ट के साइड में, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो कार्बन किस फॉर्म में होता, ग्रेफाइट में, और हाइड्रोजन H2 होता। कह रहा है ये जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके गैसियस एटम से हो रहा है, यानी कार्बन गैस और H गैस से फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान में रखना। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यदि 1 तो इसका 2 होगा और इसका 6 होगा। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है -2800 किलोजूल पर मोल। अब इसके लिए हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि सब गैस है, गैस है, गैस है। तो बॉन्ड एंथैल्पी एक्सचेंज का कार्बन एटम है तो 0 होगा, इसका भी 0 होगा, एक ही एटम है। एटम अगर कोई भी एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में गैसेस स्टेट में हो तो उसका ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है क्या होता है, 0। कोई बॉन्ड ही नहीं है, 0, कोई बॉन्ड ही नहीं है, 0, बहुत बार सिखाया। अब बॉन्ड एंथैल्पी किसका, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, यही निकालना है, और CH का 6 बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंथैल्पी CH का मल्टीप्लाइड बाय 6। क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू दिया -2800। तो बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का इसका वैल्यू और ये वाला वैल्यू पुट करके CH का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है CH का 400, वैल्यू पुट किया तो बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया कितना, तो 400 किलोजूल पर मोल, ये आ गया 400 किलोजूल पर मोल। इसी तरह से हम C2H4 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं। C2H4 का फॉर्मेशन लिखा, प्रोडक्ट के साइड में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 पुट किया, किससे फॉर्मेशन होगा, गैसियस एटम से, H का गैसियस एटम से, हाइड्रोजन का भी और कार्बन का भी लिखा है, फ्रॉम गैसियस एटम्स, है कि नहीं। तो इसका डेल्टा H का वैल्यू दे दिया। इसी तरह से डेल्टा H का वैल्यू रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसका 0, इसका भी क्या 0, माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही होगा, और CH के 4 बॉन्ड होंगे, तो ये तो CH का बॉन्ड एंथैल्पी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में CH का दिया है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का निकालना है। डेल्टा H का वैल्यू -2300 पुट कर दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी आपको मिल गया 700 किलोजूल पर मोल। अब क्या करेंगे, दोनों का बॉन्ड एंथैल्पी मिल गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH, यानी तीनों तरह का बॉन्ड एंथैल्पी, तीन ही तरह का बॉन्ड है, तीनों का बॉन्ड एंथैल्पी हमको मिल गया। अब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके गैसियस एटम से जो आप कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी डेटा को यूज करके, वो कौन सा वैल्यू होगा, थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में दिया है, थ्योरेटिकल आप निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही कहला जाएगा क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो अब चूंकि हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन का तीनों बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा मिल गया, एक तो CH का बॉन्ड एंथैल्पी दिया था, और दिए हुए डेटा से आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी निकाला, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया, है कि नहीं, ये दोनों निकालना पड़ा। तो अब थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजीन गैस का। स्ट्रक्चर लिखा, ऐसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का यही होता है, सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। अब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे हो रहा है, तो उसके गैसियस एटम से, कार्बन गैस से, H गैस से, तो 6H गैस एंड 6C गैस। आप जो बॉन्ड एंथैल्पी डेटा इस्तेमाल करके इस रिएक्शन का जो डेल्टा H निकालेंगे वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल होगा इस बेंजीन गैस का। तो निकालते हैं डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए। जब निकालोगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी एक्सचेंज का, कार्बन गैस का 0, H गैस का भी 0, माइनस प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड 3 है, कार्बन कार्बन सिंगल 1 2 3 है, और CH के बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है। तो माइनस कर दिया सबको, ये सब रिएक्टेंट का बॉन्ड हो गया, सॉरी प्रोडक्ट का हो गया, इस बेंजीन जो गैस है उसमें, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया, और सबका वैल्यू पुट कर दिया, कार्बन कार्बन डबल 700, सिंगल कार्बन कार्बन 400, CH का 400, सारा वैल्यू पुट किया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल जो वैल्यू है आपके पास आया -5700 किलोजूल पर मोल। आपने जो कैलकुलेट किया बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो कौन सा हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू हुआ। आपने जो निकाला वो थ्योरेटिकल वैल्यू, और जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ये वाला वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और आपने जो निकाला वो थ्योरेटिकल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल में से थ्योरेटिकल
अगर आप घटा देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तो रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगा -5900। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ, और थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया -200 किलोजूल पर मोल। कभी कभी रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैग्नीट्यूड हुआ 200 किलोजूल पर मोल।